आज हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स का जो आपके पास टॉपिक है जिसको हम डिस्कस करेंगे तो वो हमारे पास है पार्टिकल इन वन डायमेंशन बॉक्स। तो उसमें हमने बेसिकली जो फार्मूला ड्राइव करना है वो एनर्जी का फार्मूला ड्राइव करना है, क्योंकि एनर्जी के फार्मूले का जो ताल्लुक है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के साथ है। तो मतलब एक लिहाज से ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की जो बेस है उसको भी ये आपके पास क्रिएट करेगा। देखिए, हमने श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस ड्राइव की हुई है और जो श्रोडिंगर्स वेव्स आपके पास इक्वेशंस है उसमें हमने उसको पहले वन डायमेंशंस के लिहाज से आपके पास मालूम किया और उसके बाद हमने उसी को कन्वर्ट कर दिया थ्री डायमेंशंस में। और साथ में अगर आपको याद हो हमने उसकी एप्लीकेशंस भी एक लिहाज से मेंशंस की हुई थी कि उसकी आपके पास क्या आपके पास एप्लीकेशंस आपके पास हो सकती हैं, क्या उसके आपके पास यूजेस हो सकते हैं। तो वहाँ पर हमने एनर्जी को भी आपके पास मेंशन किया हुआ था कि हम उसमें एनर्जी को भी मालूम कर सकते हैं। तो हमारे पास जो इस वक्त टॉपिक है वो है पार्टिकल इन वन डायमेंशन बॉक्स। अब देखिए, इसका मतलब ये कि हमारे पास जो इस वक्त कैलकुलेशन होगी श्रोडिंगर जैसे वेव आपके इक्वेशन पास की होगी तो वो उसको हम वन यहाँ पर डायमेंशंस इसको के हम हवाले से एक्सप्लेन और करेंगे। वो भी बॉक्स तो के इसके अंदर। एक्सप्लेनेशंस अब वो में बॉक्स के आपके पास कुछ चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है कि द कैलकुलेशंस ऑफ एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इन दी इज द एप्लीकेशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस। हमारे पास सपोज करें कि एक आपके पास बॉक्स है और उस बॉक्स की आपके पास जो इमेज है या आप तस्वीर कहें कि वो कुछ इस तरीके से है। ये हमारे पास एक बॉक्स है। अब इस बॉक्स के अंदर जो है वो एक पार्टिकल है। फॉर एग्जांपल ये एक पार्टिकल है जो बॉक्स के अंदर है, ठीक है ना। अब इस बॉक्स के अंदर ये पार्टिकल्स है और इसी को हमने एक्सप्लेन करना है, इसकी एनर्जी को हमने कैलकुलेट करना है। तो अब इसकी एनर्जी को हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, कैसे आपके पास करेंगे, तो उसके लिए हम ये कहते हैं कि फॉर एग्जांपल क्योंकि इसने अगर डिस्प्लेसमेंट कवर करना है वन डायमेंशन में, वन डायमेंशन कौन सा हो सकता है, एक्स एक्सिस हो सकता है, वाई एक्सिस भी हो सकता है, जेड भी हो सकता है, उनमें से कोई एक हो सकता है, उनमें से कोई एक हो सकता है। अगर ये वन डायमेंशंस में हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसका मतलब है ये यहां से ऐसे मूव करेगा इस साइड पर, ठीक है ना। और अगर इसकी डिस्प्लेसमेंट की मैं बात करूं तो x आपके पास यहां पर क्या है, x इज इक्वल टू 0 है और यहां पर इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, x इज इक्वल टू एल के बराबर। एल फॉर क्या होगा, लेंथ ऑफ द बॉक्स, टोटल लेंथ ऑफ द बॉक्स। यानी कि ये बॉक्स 1 मीटर है, ये बॉक्स आपके पास 1/2 मीटर है, ये बॉक्स आपके पास 2 मीटर है, 3 मीटर्स है। उस चीज़ को आपके पास ये क्या करता है, एक्सप्लेन कर रहा है। यानी कि 0 से लेकर x इज इक्वल टू एल हमारे पास है। तो इस वक्त पार्टिकल जो है हमें मालूम है वो बॉक्स के अंदर है। तो हमारे पास इसमें इसके 3 पोर्शन है। ये आपके पास हो जाता है इनसाइड द बॉक्स वाला पोर्शन, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, आउटसाइड, और ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, आउटसाइड। तो मुझे बताएं कि साई की वैल्यू, साई साई तो जानते हैं आप लोग किसको कहते हैं, वेव फंक्शन। साई की वैल्यू जो है कहां पर उसकी जो वैल्यू होगी वो 0 आपके पास नहीं होगी। साई वेव फंक्शन की वैल्यू कहां पे 0 नहीं होगी, इनसाइड द बॉक्स या आउटसाइड द बॉक्स। इनसाइड द बॉक्स 0 नहीं होगी, क्योंकि साई हमारे पास जो होता है वो बेसिकली क्या शो करता है, वो ये शो करता है प्रोबेबिलिटी ऑफ द पार्टिकल्स, यानी कि पार्टिकल के होने के चांसेस। तो जब हमने खुद लेट किया हुआ है कि जो पार्टिकल है वो बॉक्स में मौजूद है, तो बॉक्स में पार्टिकल है तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी होगी, वहां पे हमें मिलेगा भी। जबकि हम ये कह सकते हैं कि साई की जो वैल्यू है आउटसाइड द बॉक्स हमारे पास क्या होगी, 0 आपके पास होगी दोनों तरफ आपके पास। जबकि इनसाइड द बॉक्स आपके पास उसकी वैल्यू नॉन जीरो होगी, कोई ना कोई उसकी वैल्यू लाजमन मौजूद होगी कि बॉक्स के अंदर जो है वो पार्टिकल्स हमारे पास मौजूद है। आउटसाइड पार्टिकल मौजूद है, जबकि हम तो कह रहे हैं कि हमारे पास जो पार्टिकल्स है वो इनसाइड द बॉक्स है, हमने तो नहीं कहा कि आउटसाइड है आपके पास। उसको हम डिस्कस नहीं, हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है आपके पास, ठीक है ना। हमने पार्टिकल लिया हुआ है, बॉक्स के अंदर रखा हुआ है। हम तो सिस्टम को डिस्कस कर रहे हैं ना, हम पूरी यूनिवर्स को तो डिस्कस नहीं कर रहे।
अगर फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ कि आपके पास इस कॉलेज में यहाँ पर आपके पास इस वक्त केमिकल्स मौजूद हैं, लेब्स में केमिकल मौजूद आपके पास हैं, तो जब लेब्स में आपके पास केमिकल हैं तो मैं कहता हूँ बाहर केमिकल नहीं है। अब बाहर आप कहें कि सर एक और कॉलेज भी तो उधर भी तो है ना, तो ये तो आपके पास फिर पूरा यूनिवर्स हो गया। हम अपने सिस्टम की बात कर रहे हैं, हम अपने इस सिस्टम, तो इसी तरह हम एक बॉक्स की बात कर रहे हैं, उस बॉक्स के अंदर पार्टिकल मौजूद है जिस पार्टिकल को हम डिस्कस कर रहे हैं। बाहर कौन सा पार्टिकल मौजूद है उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, उसको हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अब एक और चीज भी यहां पर है कि वो वन डायमेंशन में मूव कर रहा है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आ रहा है, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज बॉक्स के हिसाब से तो नहीं आएगा आपके पास। एक और चीज भी हम इसमें डिस्कस कर लेते हैं, वो यही डिस्कस करते हैं कि इसकी जो दीवारें हैं हमारे पास इस बॉक्स की, उस वहां पे जो पोटेंशियल एनर्जी है उसकी वैल्यू इन्फिनिटी में है। उसकी वैल्यू किस में है? मतलब वो दीवारें बहुत ऊंची हैं, इसका मतलब ये है कि पार्टिकल इस बॉक्स से बाहर नहीं निकल सकता। आपके पास पार्टिकल इस बॉक्स से बाहर नहीं निकल सकता। हमने उसकी दीवारें बहुत ही ऊंची एक लिहाज से रखी हुई हैं उस बॉक्स की आपके पास। तो आपको याद है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर को हमने किससे शो किया हुआ है श्रोडिंगर में? वी से। तो इसका मतलब है वी की वैल्यू इस जगह पर आपके पास क्या होगी? इन्फिनिटी। वी की वैल्यू यहां पर भी क्या होगी? इन्फिनिटी। तो पार्टिकल तो बॉक्स के अंदर ही रहेगा और उसकी पोटेंशियल एनर्जी में इसका मतलब है कोई चेंज नहीं आएगा। जब कोई चेंज नहीं आएगा तो हम कह सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी इनसाइड द बॉक्स जो है उस पार्टिकल की जीरो होगी। उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज आ रहा है लेकिन उसकी पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज नहीं है, क्योंकि मूव कर रहा है। क्या कर रहा है? मूव कर रहा है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा। हम इसको दो तरह से हम कहते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी इसकी जीरो है, क्योंकि एक वैल्यू इन्फिनिटी है और दूसरी वैल्यू वो है जो काउंटेबल है। तो आप ये कह सकते हो कि एक लिहाज से इन्फिनिटी के मुकाबले में जो काउंटेबल वैल्यू है वो निग्लिजिबल होगी, ना होने के बराबर होगी। मतलब मैं ये कहता हूं कि अंदर जो पार्टिकल है इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो 10 जूल है, और जबकि इसके बाहर जो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी मौजूद है, जहाँ इसकी जो दीवारों की पोटेंशियल एनर्जी है वो इन्फिनिटी है, अननोन वैल्यू, बहुत बड़ी वैल्यू है एक लिहाज से। तो उसके मुकाबले में इस 10 की तो कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, इसलिए हम उसको क्या कर लेते हैं? जीरो कंसिडर कर लेते हैं। तो मेरा ख्याल है इस स्लाइड के ऊपर जो चीज़ें लिखी हुई हैं वो आपको समझ आ जानी चाहिए। पहले आपके पहले यही लिखा हुआ था, कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज द एप्लीकेशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। Consider a particle present in a box, then it have non-zero wave function in the box. बॉक्स के अंदर नॉन जीरो वेव फंक्शन उसकी वैल्यू होगी एंड जीरो वेव फंक्शन आउटसाइड ऑफ द बॉक्स। द पोटेंशियल एनर्जी बिकम जीरो इनसाइड द बॉक्स बिकॉज आउटसाइड ऑफ द बॉक्स इज इन्फिनिटी। अंदर हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आपके पास क्या होगी? जीरो, क्योंकि आउटसाइड ऑफ द बॉक्स जो है वो उसकी वैल्यू क्या है? इन्फिनिटी है। अब हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे। किस चीज का? श्रोडिंगर वेव। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का फार्मूला याद है किसी को? अकॉर्डिंग टू आपके पास अगर मैं लिखता हूं यहां पे जी, हाँ रैंडम मोशन ही करेगा आपके पास, लेकिन वो वन डायमेंशन में ही करेगा। देखिए हमारे पास जो इस वक्त कैलकुलेशन हो रही है वो आपके पास हाइपोथेटिकल है। वो क्या है? कि वन डायमेंशन में मूव करेगा। तो क्या पार्टिकल्स हमें नजर नहीं आ रहा, तो क्या हमारे कंट्रोल में हो सकता है कि हम कहें कि वो सिर्फ एक्स एक्सिस में मूव करे, वाई एक्सिस में मूव ना करे या जेड एक्सिस में मूव ना करे? तो ये एक हाइपोथेटिकल आपके पास है कि वो वन डायमेंशन में ही मूव आपके पास करेगा। तो तब हम उसकी कैलकुलेशन करेंगे तो किस तरह करेंगे। अब इसके बाद हमारा अगला टॉपिक फिर ये होगा थ्री डायमेंशन में। तो थ्री डायमेंशन में फिर तो रैंडम ही हो जाएगा, कभी एक्स एक्सिस में तो वाई एक्सिस में, कभी जेड एक्सिस में आपके पास हो जाएगा। तो पहले हम वन डायमेंशन की कैलकुलेशन करते हैं, इसके बाद हम थ्री डायमेंशंस की भी कैलकुलेशंस करते हैं। तो इसलिए अकॉर्डिंग टू आपके पास श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, तो और वो भी फॉर वन डायमेंशन, फॉर, क्योंकि वन डायमेंशन की बात हो रही है ना हमारे पास, टॉपिक ही वन डायमेंशन का, फॉर वन डायमेंशन है।
तो उसका फार्मूला अगर याद हो आपको, डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, यही था हमारे पास। वन डायमेंशन के लिए खाली एक्स स्क्वायर लेंगे, ना वाई लेंगे और ना ही हम जेड आपके पास लेंगे। तो ऊपर आपके पास क्या आ जाएगा, 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एम था अपॉन एच स्क्वायर, और यहां पर था ई माइनस वी साई इज इक्वल टू 0। मेरा ख्याल यही इक्वेशन थी हमारे पास जी। देखिए वन डायमेंशन जब आप खाली वाई एक्सिस लिखेंगे तो मतलब आप इसका मतलब वो भी एक डायमेंशन है, सिर्फ वाई की बात कर रहे हैं। और अगर आप एक्स लिखेंगे तो आपके पास वो भी एक डायमेंशन है। इस वक्त ये वन डायमेंशन के लिए लिखा हुआ इक्वेशन। अगर मैं एक्स को मिटा दूँ, इसकी जगह पर वाई लिख दूँ, तो मतलब वाई के लिहाज से वन डायमेंशन को हम डिस्कस कर रहे हैं। और अगर मैं खाली जेड लिख दूँ यहाँ पर, तो इसका मतलब है जेड एक्सिस के लिहाज से मैं खाली डिस्कस कर रहा हूँ, मेरा एक्स और वाई के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। क्लियर होगी बात? तो हमारे पास अकॉर्डिंग टू कंडीशंस जो v है उसकी वैल्यू किसके बराबर थी, 0। तो वहाँ पर क्योंकि वन डायमेंशन में है तो पोटेंशियल एनर्जी आपके पास उसकी क्या होगी, 0। अगर वो 0 होगी तो इक्वेशन यूँ हो जाएगी, डी साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस 0 साई इज इक्वल टू 0। ई में से 0 अगर आप निकाल लें तो मेरा ख्याल है क्या बच जाएगा आपके पास, डी साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस हो गया 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर, और साथ में क्या आ जाएगा अब ई, और उसी के साथ साथ में क्या आ जाएगा साई इज इक्वल टू 0। ठीक है ना। अब ये आपके पास वैल्यू इसके साथ प्लस हो रही है ऑपरेटर के साथ, कैसी है, डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसके साथ ये वैल्यू प्लस हो रही है तो उस साइड पे जाकर क्या हो जाएगी, माइनस। तो मतलब इसको अगर मैं इस तरह लिख दूं, डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 8 पाई स्क्वायर एम ई अपॉन एच स्क्वायर, और साथ में इसके क्या आ रहा है, साई आ रहा है। इसको हम बना देते हैं इस वक्त इक्वेशन नंबर 1। ये हमारे पास क्या बन जाएगी, इक्वेशन 1। अब देखें हमें, क्योंकि वन डायमेंशन की बात कर रहे हैं ना, हमें वन डायमेंशन की वैल्यू चाहिए, वन डायमेंशन की, यानी कि डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। क्योंकि ये एक ऐसा ऑपरेटर लगा हुआ है, इसकी वैल्यू तो हमारे पास नहीं है, इसकी वैल्यू हमारे पास, हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं इसकी वैल्यू को। तो इसको हमने एक ऐसे आपके पास वेरिएबल्स में चेंज करना है कि जिसको हम कैलकुलेट भी कर सकें आपके पास। तो मेरे पास क्या इस तरह का ऑपरेटर जो इस वक्त इस इक्वेशन में मौजूद है, तो क्या ये ऑपरेटर्स मेरे पास इस तरह का कहीं और था, कहीं हमने इस तरह की वैल्यू कैलकुलेट की हुई थी डबल डेरिवेटिव की। अगर आपको याद हो वेव फंक्शन के फार्मूले में उसको 2 दफा डेरिवेटिव लिया था ना, तो उससे उसकी वैल्यू आ सकती कि नहीं आ सकती। तो हम यहां से अब चेंज करेंगे अपना पाथवे, वेव फंक्शन की तरफ चले जाएंगे। इसकी तरफ देखिए, हमारा काम आपके पास इस वेव फंक्शन की वैल्यू को ही कैलकुलेट करना है, यानी कि साई को ही हमने क्या करना है, कैलकुलेट करना है। इसलिए आपके पास नेक्स्ट उस पर मैं आपके पास जब जाऊंगा तो मैं इसको चेंज कि मैं यहां पे लिखता हूं कि वी डिटरमाइन द energy of particle, so its value have probability। तो इसकी वैल्यू एग्जैक्ट तो हमारे पास मालूम नहीं होगी ना, उसके अंदर भी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी आपके पास होगी, चांसेस होंगे। सो बाय द हेल्प ऑफ वेव फंक्शन या तो बाय द
फार्मूला ऑफ वेव फंक्शन। वेव फंक्शन का फार्मूला अगर याद हो आप लोगों को, इज इक्वल टू क्या था, ए साइन 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा, ऐसी था ना, 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा था, साई इज इक्वल टू ए साइन 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा जो है वो हमारे पास मौजूद है। अब देखें हमारे पास यहाँ पर जो वैल्यूज इस वक्त मौजूद है इस फार्मूले के अंदर, इसमें लैम्डा आ रहा है, क्या आ रहा है, लैम्डा मतलब वेवलेंथ। हम वेवलेंथ उस बॉक्स के अंदर पार्टिकल की कैलकुलेट नहीं कर सकते मैथमेटिकली, अगर वो हम मालूम करेंगे तो एक्सपेरिमेंटली मालूम कर सकेंगे। इसलिए मैं आपसे एक चीज़ यहाँ पे डिस्कस करता हूँ और उसी के तहत हम यहाँ पर कुछ चीज़ें चेंज करेंगे। ये मैंने एक बनाई है वेव, वेव है कि नहीं, ये हमारे पास एक क्या है, वेव। तो मुझे ये बताएं कि इसके लैम्डा की वैल्यू आपके पास कितनी होगी, कितने लैम्डा के बराबर होगा, ये 1 लैम्डा के बराबर, 1 लैम्डा के बराबर है ना आपके पास। ये आपके पास यहाँ से लेकर इसकी जो लेंथ है L इज इक्वल टू वो है 1 लैम्डा, ऐसी होगा। और अगर मैं इस तरह कर दूं, अभी थोड़ा सा और चेंज कर दूं कि मैं खाली ये लिख दूं, अब ये किसके बराबर होगा, 1 अपॉन, यानी कि यहाँ पर लेंथ हमारे पास हो जाएगी लैम्डा बाई 2, ऐसी है ना, क्या हो जाएगा, लैम्डा बाई 2 आपके पास हो जाएगा, ठीक है ना। हम ये कहते हैं कि जो पार्टिकल है बॉक्स के अंदर जो मूव कर रहा है, पार्टिकल जो बॉक्स के अंदर मूव कर रहा है, तो वो जब यहाँ से इस जगह से इस जगह तक जाता है, जो कि टोटल इसकी लेंथ L है ना हमारे पास, पीछे हमने लिखा हुआ है x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू L। तो जब वो यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो किस फॉर्म में जाएगा, वेव की फॉर्म में जाएगा, किसकी फॉर्म में जाएगा, वेव की फॉर्म। और उसकी कम से कम वैल्यू कितनी हो सकती है, उसकी कम से कम वैल्यू यही हो सकती है ऐसे चला जाए, ठीक है ना। ज्यादा से ज्यादा फिर आपके पास बहुत सारा हो सकता है कि इस बॉक्स के अंदर मैं आपके पास बहुत सारे इस तरह के वेव्स बना दूं कि मैं ये कहूं कि नहीं पार्टिकल इस फॉर्म में जा रहा है ऐसे, ये मैंने बहुत सारी वेव्स बना दी। कम से कम तो यही हो सकता है ना कि यहां से ऐसे डायरेक्ट चला जाए, कम से कम वैल्यू आपके पास, इसको 0 पॉइंट एनर्जी भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको, 0 पॉइंट एनर्जी भी आपके पास कहा जा सकता है कि कम से कम जब ये यहां से यहां तक मूव करेगा तो इस फॉर्म में आपके पास ये मूव कर लेगा। समझा रही बात की। अब ऐसा है कि यहां पर हम ये कहते हैं कि ये आपके पास जो वैल्यू होगी ये कम से कम होगी, तो ये तो लेंथ किसके बराबर आ रही है, लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई, ज्यादा से ज्यादा तो कुछ भी हो सकता है। जब ज्यादा से ज्यादा कुछ भी हो सकता है तो मैं इसके साथ क्या लगा देता हूं, n, क्या लगा दिया मैंने, n लैम्डा अपॉन 2 कर दिया मैंने। n आपके पास मतलब शो कर रहा है पॉसिबिलिटी को कि 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, मतलब इसी तरह के लैम्डा बाई 2 कितने होंगे, लैम्डा बाई 2 कितने होंगे। अगर मैं आपके पास यहां पे मैंने बॉक्स बना देता हूं इस जगह पर आपके सामने, इधर मुझे बताएं लैम्डा बाई 2 कितने हैं, 2 दाने हैं कि नहीं है, इधर लैम्डा बाई कितने हैं, 1 है या 2 है, लैम्डा बाई 2 का कह रहा हूं, लैम्डा नहीं कह रहा हूं। देखिए यहां पर देखिए ये वाला जो पोर्शन है जिसको अभी मैं सर्कल कर रहा हूं, अगर आप देखें ये लैम्डा बाई 2 है ना। इस तरह के कितने पोर्शन इस ऊपर वाले बॉक्स में है, 2 पोर्शन है ना जी, 2 पोर्शन है ना इसके, लैम्डा बाई 2 तो 2 ही है ना आपके पास, लैम्डा बाई 2 कितने हैं, 2 हैं, एक ऊपर की तरफ है और एक नीचे की तरफ है। तो मतलब n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। अगर n की वैल्यू 2 हो जाएगी तो मैं यहां पर देखें 2 पुट करता हूं, 2 मैंने पुट कर दिया n की जगह पर, लैम्डा बाई 2, 2 2 से कैंसल, तो l बराबर किसका है, लैम्डा क्या है कि नहीं आया, तो वही चीज बन गई आपके पास। इसलिए मैं यहां पर इसके साथ क्या लगा रहा हूं, कम से कम वैल्यू जो है उसके साथ n लगा रहा हूं, कम से कम उसका जो पाथवे हो सकता है वो लैम्डा बाई 2 हो सकता है, इससे कम नहीं हो सकता, कम से कम लैम्डा बाई 2 हो सकता है, उसके साथ मैंने n लगा दिया। अब वो पार्टिकल की जो साइज है, उस बॉक्स का जो साइज है, सॉरी बॉक्स का जो साइज है वो कितना है और उस पार्टिकल के वेव नंबर फिर कितने बन रहे हैं, तो वो हम n के जरिए से मालूम करेंगे। तो इस लिहाज से यहां पर जो लैम्डा इस वक्त मौजूद है, तो ये तो मैंने इसमें आपको रफ में समझाया है,
तो इसके मैं थोड़ा सा नीच कर देता हूँ इसको। तो इसमें अगर अभी आप देखें कि हमारे पास जो मैं कैलकुलेशन करना चाह रहा हूँ, लैम्डा को रिप्लेस करना चाह रहा हूँ, किसको? उसी बॉक्स को दोबारा बना के जिसकी पूरी वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या है, एल है, और पार्टिकल फॉर एग्जांपल यहाँ पे मौजूद है, और इधर से जब इधर तक आता है तो उस वक्त आपके पास ये होता है L इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2, कम से कम यही वैल्यू है लैम्डा बाई 2, और अगर आप इसके साथ n लगा देंगे तो ये n लैम्डा बाई 2 आपके पास हो जाएगा। इस वैल्यू को मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, पुट करता हूँ, क्या करता हूँ, इसको पुट। तो आपके पास 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाकर क्या होगा, तो लैम्डा की वैल्यू अगर हमने निकालनी है वहां से, तो लैम्डा इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, 2 उधर मल्टीप्लाई होगा 2l, और नीचे क्या आ जाएगा n, ऐसी है कि नहीं है, नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, n आ जाएगा, यानी कि 2l अपॉन n आपके पास। क्लियर होगी बात? अब इस वैल्यू को मैं यहां पे क्या कर देता हूं, पुट कर देता हूं, a आपके पास आ गया, साथ में क्या आ गया, साइन 12 का मतलब कुछ भी नहीं है, यहीं से हमने लैम्डा बाई 2 से हमने इसको सिर्फ अलग किया है, 2 इधर डिवाइड हो रहा तो उधर जाकर मल्टीप्लाई आपके पास हो चुका है। लैम्डा बाई 2 था, मतलब हाफ आपके पास जो लैम्डा था उसी का 2 उधर जाकर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, आपके पास लेंथ है आपके पास, जो एल हमारे पास है वो बॉक्स की लेंथ है वो कितनी है। आप ये देखें कि अगर मैं इसको यहाँ पे पुट करता हूँ ना, आपके पास 2l लिखा और नीचे मैंने क्या लिखा, n, 2 से क्या हो जाएगा, कैंसल, और साई इज इक्वल टू हमारे पास है a है, साइन है पाई x अपॉन, अच्छा ये आपके पास n थर्ड वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू से जाकर क्या होगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो मैं n लिख रहा हूँ और नीचे क्या लिख रहा हूँ, l। अब इसमें अगर आप ये देखें कि मैंने यहां पर जो आपके पास लैम्डा था उस लैम्डा को खत्म करके यहां पर लेंथ लेकर आ गया हूं, लेंथ आ चुका है, लेंथ किस चीज की लेंथ है, ये बॉक्स की, बॉक्स की लेंथ है, और n यहां पर आपके पास नंबर ऑफ शेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ शेल या नंबर ऑफ वेव्स भी आप कह सकते हो, क्योंकि जितने शेल्स होंगे उतने वेव्स बनेंगे ना आपके पास, उसके जितने शेल्स होंगे उतने वेव्स बनेंगे। आगे आप इसमें पढ़ेंगे भी कि आपके पास ये n कैसे, आपके पास इसकी वैल्यू कैसे हम पुट करेंगे। यहाँ पर फर्स्ट शेल होगा तो उसकी कम से कम वैल्यू होगी, सेकंड शेल होगी तो उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, थर्ड शेल होगी तो उसकी वैल्यू और बढ़ जाएगी आपके पास, क्योंकि एनर्जी बढ़ती जाती है ना जब हम ऊपर की तरफ जाते जाते हैं। तो इस लिहाज से यहाँ पर n अपॉन l आपके पास आ चुका है। n वो वैल्यू है जो काउंटेबल है कि आप किस एटम्स की बात कर रहे हो और उसके कितने शेल्स आपके पास है। एल आपके पास भी मेरा ख्याल है हम मेजर कर सकते हैं कि वो जो बॉक्स जिसके अंदर हम इसको डिस्कस कर रहे हैं उसकी लेंथ कितनी है हमारे पास मौजूद है, ठीक है ना। और x यहां पर आपके पास इस वक्त क्या मौजूद है, वेरिएबल है, क्या है, इस x को भी हमने यहां से आपके पास क्या करना है, खत्म करना है, इसका भी हम क्या लेंगे, डेरिवेटिव। असल में ये हमने इक्वेशन क्यों यूज की, हम उसकी वैल्यू मालूम करना चाह रहे हैं, डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी जब इस इक्वेशन से, ये हम उस पहली वाली इक्वेशन में इसकी वैल्यू को क्या कर देंगे, पुट कर देंगे आपके पास, उसमें पुट करके एनर्जी का फार्मूला ड्राइव कर लेंगे। किस चीज का फार्मूला, एनर्जी का फार्मूला आपके पास। तो इसी को मैं अभी आपके पास डिफ्रेंशिएट करता हूं, अगर मैं डिफ्रेंशिएट इसको करता हूं, इसको मैं आगे आपके पास लिख लेता हूं दोबारा इधर, देखें इसी को जब हम आगे लिखेंगे तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे और इसका सेकंड डेरिवेटिव, दो डेरिवेटिव क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें रिक्वायर्ड ही 2 डेरिवेटिव, रिक्वायरमेंट ही हमारे पास कितने डेरिवेटिव की है, 2 डेरिवेटिव्स की आपके पास है। तो इस लिहाज से मैं आपके पास इसको आगे लिखता हूँ, अभी साई है इज इक्वल टू ए साइन एन है पाई एक्स अपॉन एल है, ये हमारे पास यहाँ पे n है, 2 नहीं है, 2 कैंसिल हो गया था, n पाई एक्स अपॉन एल है, इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे ना, तो d हमारे पास साई अपॉन
dx² आएगा। a कांस्टेंट हमारे पास है, d/dx आपके पास होगा, और साइन n है हमारे पास, पाई x है अपॉन l है, और डेरिवेटिव हम थीटा का भी तो लेंगे ना, n पाई x अपॉन l। तो साइन का डेरिवेटिव आपके पास क्या होता है? साइन का डेरिवेटिव हमारे पास आ जाएगा कॉस, आपके पास आ जाएगा पाई x, n को इस साइड पर लिख रहा हूँ क्योंकि उधर से वो मिक्स हो रहा था, l हुआ, और यहाँ पर x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 1, तो क्या बच जाएगा? n पाई अपॉन l। ये फर्स्ट उससे आकर वैल्यू से क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई आपके पास हो जाएंगे। तो जैसे ही आपके पास मल्टीप्लाई होंगे तो ये हो जाएगा an, और साथ में आपके पास क्या है? पाई अपॉन l है, कॉस है, पाई है, x है, n है, और अपॉन l है। सेकंड डेरिवेटिव लेंगे, दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। जब दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो d² साई अपॉन dx² हुआ आपके पास, a है, n है, पाई है, अपॉन l है। यहाँ पर इसका डेरिवेटिव लेंगे, d अपॉन dx है, कॉस है, पाई है, x है, n अपॉन l है, और इसी तरह डेरिवेटिव होगा d अपॉन dx है, पाई है, n है, x है, अपॉन l आपके पास। ठीक है ना? अब हमारे पास यहाँ पर इनके हमने लेने हैं डेरिवेटिव्स। तो कॉस का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है? माइनस साइन आपके पास होता है, तो यहाँ पर भी हम उसकी वैल्यू क्या पुट कर देंगे? माइनस साइन आपके पास, और पाई n x अपॉन जो l है, तो उसमें x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, तो दोबारा बच जाएगा पाई n अपॉन l जो है वो हमारे पास बच जाएगा। तो इसी को मैं नेक्स्ट आपके पास स्लाइड पे ले जाता हूँ, तो इन वैल्यूज़ को ध्यान में रखना। तो मेरे पास है d² साई अपॉन dx² है, ये मेरे पास है। तो यहाँ पर आपके पास क्या था? n पाई था, n पाई था, तो आपके पास वहाँ पर भी n है, तो n से मल्टीप्लाई होगा, n² हो जाएगा, पाई का भी स्क्वायर, और नीचे l का भी क्या हो जाएगा? स्क्वायर, और साथ में इधर आ जाएगा माइनस आपके पास साइन, और पाई है, x है, n है, और अपॉन l आपके पास। ठीक हो गया? अब ये माइनस इसके साथ हम क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो d हमारे पास स्क्वायर है, साई है, अपॉन dx² है, इज इक्वल टू n² है, पाई² है, l² है, और इधर मैं माइनस साइन लगा रहा हूँ ये, और ये आपके पास a इसके साथ लिख रहा हूँ ताकि आपके पास ईजन फंक्शन की वजह से हम दोबारा इसको उसी फंक्शन में वापस कन्वर्ट कर सकें। a साइन पाई x n अपॉन l की जगह पर क्या आ जाएगा? साई आ जाएगा। तो हमारे पास ये साई के बराबर होता है, तो d² है, साई अपॉन dx² हो गया, माइनस है, n² है, पाई² है, l² है, और इधर आपके पास क्या आ गया? साई। ये मेरा ख्याल है हमने वैल्यूज निकाल ली है। इसकी वैल्यू हमारे पास आ चुकी है x एक्सिस की, आपके पास डेरिवेटिव की, ऑपरेटर की। इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में हम क्या कर देंगे? पुट कर देंगे। लिखेंगे पुट वैल्यू, जी जी, क्या चीज़? देखें n नंबर ऑफ शेयर्स किस तरह आपके पास आ सकते हैं, इसको मैं अभी आगे एक्सप्लेन करता हूँ, उसमें आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। देखिए अभी वैसे तो मैंने अभी आपको बताया है कि हमारे पास कम से कम, अच्छा आप लोग को उसका नोडल प्लेन का पता है? नोडल प्लेन किसको कहते हैं? इलेक्ट्रॉन के होने के चांसेस जीरो होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? नोडल प्लेन। आप जिस इलेक्ट्रॉन को आप डिस्कस कर रहे हो, जिस पार्टिकल को डिस्कस कर रहे हो, जो बॉक्स में आपने पार्टिकल डाला हुआ है, जो बॉक्स में आपने पार्टिकल डाला हुआ है, तो वो तो आपको नहीं पता कि वो किस एनर्जी लेवल पे मौजूद है, वो किस एनर्जी लेवल पे मौजूद है। क्योंकि जब मैं इसको इस फॉर्म में वेव्स बनाता हूं, वेव्स की फॉर्म में ऐसे, ठीक है ना, जब मैं वेव्स की फॉर्म बनाता हूं, जो इसका ये वाला पॉइंट है, ये पॉइंट नोड को शो करता है, किसको?
यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होने के चांसेस क्या होंगे, मिनिमम हो। ये भी क्या है, नोड है, ये भी हमारे पास क्या है, नोड। तो हम इसकी जब वेव्स बनाते हैं, एक पहली वेव्स इस तरह बनाते हैं तो इसमें बीच में कोई नोड नहीं आया, कोई नोड बीच में कोई पॉइंट नहीं आया ना हमारे पास। अब ये पहला आपके पास पीस हो गया, ये अभी मैं इस वक्त बना रहा हूं इसका दूसरा आपके पास, दूसरा ये फॉर्म हो सकती है, इसमें आपके पास बीच में क्या आ चुका है, एक नोड आ चुका है। फिर एक और आपके पास बनाता हूं तो इसकी मूवमेंट आपके पास कुछ भी हो सकती थी ऐसे। आप कितने नोड आ गए हैं, 2 आपके पास आ चुके, इस तरह 4 होंगे, 5 होंगे। तो आपके पास वहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स है उसकी जो पॉसिबिलिटीज है वो इस फॉर्म में आपके पास आएगी, वेव्स की फॉर्म में आपके पास, जिसकी वजह से यहां पर एन आपके पास आ रहा है कि वहां पर उसका बिहेवियर कैसे होगा, उसकी आपके पास वेव्स कैसे बने, उसका नोड बनेगा या नहीं बनेगा, तो उसको हम कैलकुलेट करते हैं। तो पुट वैल्यू ऑफ डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इन इक्वेशन 1। अगर इक्वेशन 1 में देखें तो मेरा ख्याल है ये लेफ्ट साइड पर था ना हमारे पास डी स्क्वायर, तो लेफ्ट साइड पर ही इसी की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस एन स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, और सही आ गया। और दूसरा इस साइड पर मौजूद था, वो भी माइनस में था मेरा ख्याल है, माइनस है 8 है पाई स्क्वायर, और m है हमारे पास, e है, और अपॉन h स्क्वायर है, और साथ में साई भी है मेरा ख्याल है। ये वैल्यू पुट हो चुकी है आपके पास। यहां पर कुछ चीजें अभी कैंसिल हो रही हैं अगर आप गौर करें तो। माइनस माइनस से आपके पास क्या हो रहा है, माइनस को माइनस से कैंसिल करेंगे, कुछ और भी कैंसिल हो रहा है, साई जो है वो साई के साथ क्या हो जाएगा कैंसिल, कुछ और भी कैंसिल हो रहा है, पाई स्क्वायर से क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। देखो आप खुद देखें, साई यहां पर कैंसिल हो गया कि नहीं हो गया, और साई की तो वैल्यू प्रोबेबिलिटी बताती है, मतलब वो कोई फिक्स वैल्यू नहीं बताती है। अब देखें एनर्जी का कैसा फार्मूला क्रिएट होगा जिसको कैलकुलेट करना बहुत आसान होगा, आप किसी भी एटम्स की एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हो। अब जो फार्मूला यहां पर आएगा कैसे कैलकुलेट कर, सारी वो चीजें आपके पास खत्म हो चुकी हैं जो चीज आपके पास एक लिहाज से आप ये समझें कि अनसर्टेनिटी प्रोवाइड कर रही थी, क्योंकि साई की वैल्यू अनसर्टेनिटी प्रोवाइड करती है, प्रोबेबिलिटी बताती है कि इस लोकेशन के अंदर कहीं पे ये पार्टिकल होगा, एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं बताती, तो एनर्जी भी तो प्रोबेबिलिटी में चेंज हो जाएगी। अब यहां पर अगर आप देखें कि मैंने एनर्जी को अलग करना है, किसको, एनर्जी को, एच स्क्वायर इधर क्या हो रहा है, डिवाइड, इस साइड पर आकर क्या होगा, मल्टीप्लाई, तो इस साइड पर इस वक्त बचा हुआ क्या क्या है, एन स्क्वायर खाली बचा हुआ है, ये स्क्वायर इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई हो गया, नीचे एल स्क्वायर मौजूद है। अच्छा ई के साथ 8 और m क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, इस साइड पर आकर क्या हो जाएंगे, डिवाइड, 8 शुरू में लिख रहा हूं, इधर m लिख रहा हूं, इज इक्वल टू क्या लिख रहा हूं, e। तो ये मेरे पास किस चीज का फार्मूला आ चुका है, एनर्जी का फार्मूला आ चुका है। अब एनर्जी का फार्मूला अगर आप देखें n के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि नहीं है, n नंबर ऑफ शेल्स को शो करता है, नंबर ऑफ शेल बढ़ते जाएंगे तो एनर्जी भी बढ़ती जाएगी, ज्यादा होती जाएगी आपके पास, ठीक है ना। और L हमारे पास लेंथ ऑफ द बॉक्स है, कांस्टेंट होगा कि नहीं होगा, एक बॉक्स जो आप यूज कर रहे हो जिसमें उस पार्टिकल को आप डिस्कस कर रहे हो उसकी वैल्यू तो फिक्स होगी, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन पार्टिकल वो भी तो फिक्स होता है कि नहीं होता, उसमें भी कोई तब्दीली नहीं आती, H भी कांस्टेंट है, सिर्फ वेरिएबल कौन है, N है, N शो करता है नंबर ऑफ शेल्स, किसको शो करता है, नंबर ऑफ शेल्फ को रिप्रेजेंट करता है। लैम्डा है, हाँ। अब ये वाली जो देखिए आपके पास जो वैल्यूज है यहां पर, अब इस वैल्यूज के लिहाज से मैंने अभी आगे एक्सप्लेन करना है इसको, इसी वैल्यू को अभी इसी ग्राफ को मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा अभी नेक्स्ट आपके पास स्लाइड के ऊपर। आप देखें ये आपके पास n1 है, आपके पास 1 वैल्यू आपके पास है, n की वैल्यू 1 होगी तो ये पहला पहला वाला होगा, ये फर्स्ट वन n1 को शो करता है, ये किसको शो करता है, n2 को। दो चुके ना, अगर आपको याद हो हमने n जब लगाया था लैम्डा बाई 2 के साथ लगाया था ना, कि लैम्डा बाई 2 कितने होंगे, ये n1 ये n2 ये क्या हो जाएगा n3, सबकी वैल्यू चेंज होती जाएगी कि नहीं होती जाएगी, और आपके पास n3 की वैल्यू n1 से ज्यादा आएगी कि नहीं आएगी, ये एनर्जी का फार्मूला भी हमें ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड करेगा जी, दोनों चीजों को रिप्रेजेंट कर रहा है।
देखिए आप ऑटोमेटिकली आपके पास अब पोर्शन एक ही है। अब देखिए इस चीज़ को समझना है, अभी अगली स्लाइड पर मैं इस फार्मूले को ज़हन में रखें, मैं आपको समझाता हूँ कि असल में ये क्या है आपके पास। तो इसको हम रिलेट करते हैं आपके पास एक नॉलेज के साथ, इसको ज़हन में रखना है फार्मूले को। तो फार्मूला क्या था, E इज इक्वल टू एन स्क्वायर 8 ml स्क्वायर, ऐसी था, यही फार्मूला ना हमारे पास। अगर यही फार्मूला आपके पास है, अभी देखें मैं यहां पर एक बॉक्स बनाता हूं और उसी बॉक्स में आपके जो आपके ज़हन में क्वेश्चंस आ रहा है वो क्वेश्चन सारे यहां पर इंशाल्लाह सॉल्व हो जाएंगे। ये एक बॉक्स है, ठीक है ना। पार्टिकल फॉर एग्जांपल इस पोजीशन पे था और यहां से ये मूव करके इधर चला गया, एन की वैल्यू कितनी है, 1 है, ऐसी है ना। अब पार्टिकल आपके पास था फॉर एग्जांपल इधर और इसने मूव किया ऐसे, ठीक हो गया। पार्टिकल था आपके पास इसी बॉक्स के अंदर और उसने इस तरह मूव नहीं किया और उसने किया इस तरह मूव, ऐसे। यहां पर एन की वैल्यू कितनी आ रही है, 2। यहां पर एन की वैल्यू कितनी आ रही है, 3। अब देखिए इस चीज को समझते हैं जो आपके पास मेन चीज है। बॉक्स आपके पास तीनों के लिए सेम है कि नहीं है, लेंथ बराबर है, लेंथ बराबर है। अब मुझे ये बताएं कि वेव लेंथ और एनर्जी का आपस में कोई ताल्लुक है या नहीं है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना हमारे पास। वेव लेंथ और एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं क्योंकि E इज इक्वल टू हमारे पास हमारे पास होता है एच सी अपॉन लेमडा, ये फार्मूला हमारे पास होता है। E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा। जिसकी वेव लेंथ कम होगी, जिसकी वेव लेंथ कम होगी उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। तो मुझे ये बताएं कि जो फर्स्ट आपके पास जो ग्राफ आ रहा है पहला n इज इक्वल टू 1 जहां पर है, ये तो वेव का आपके पास आधा पार्ट है, पूरी वेव भी नहीं है। और उस ऊपर वाले में आपके पास तकरीबन पूरी वेव है। वेव लेंथ किसकी ज्यादा होगी, n1 वाले की, 2 वाले की, 3 वाले की, n1 की वेव लेंथ ज्यादा होगी क्योंकि उसकी वेव लेंथ ज्यादा है तो उसका सिर्फ एक हाफ पार्ट इस पूरे पोर्शन में आ रहा है। अगर मैं इस n1 की पूरी वेव बनाऊं, इस n1 की पूरी बनाऊं आपके पास, देखें आप पहले तो वेव लेंथ को समझे ना, एक वेव लेंथ बनता है। अब मुझे बताएं कि n1 जो हमारे पास है, जो आपके पास n1 है, इसमें सिर्फ एक क्रस्ट आ रहा है ना, खाली ट्रफ तो नहीं आ रहा। तो इसका मतलब यह है कि इसकी वेव इतनी बड़ी है, इसकी वेव इतनी बड़ी है कि उसका एक क्रस्ट पोर्शन खाली इसमें आ रहा है, मतलब वेवलेंथ कम नहीं है, ज्यादा है। एनर्जी क्या होगी इसकी, फिर कम होगी ना। देखिए थोड़ा सा और करें, इसको समझें, बहुत ही अहम चीज आपके पास है कि n1 में आपके पास जो वेव्स निकल रही है उसका सिर्फ एक क्रस्ट वाला पोर्शन इसमें आ रहा है, ट्रफ नहीं आ रहा, मतलब पूरी वेव नहीं आ रही। इसका मतलब है उसकी वेवलेंथ इतनी बड़ी है कि सिर्फ क्रस्ट पोर्शन इसमें आया। वेवलेंथ बड़ी है तो खाली क्रस्ट आया ना वहां पर। जब उसमें खाली क्रस्ट आपके पास आया है तो वेवलेंथ बड़ी थी तो एनर्जी क्या होगी, फिर कम। सेकंड वाले पोर्शन में देखिए, अगर आप इसी एक उतने ही गैप के अंदर उसकी पूरी वेव आ गई है, उसकी पूरी, क्योंकि फर्स्ट वाले की अगर मैं पूरी वेव बनाऊं फर्स्ट वाले की तो ऐसे बनाऊंगा। अभी देखिए मैं इसकी पूरी वेव बनाता हूं, इसका फिर पूरा वेव मुझे यहां पर अलग से इसे बनाना पड़ेगा। ये हो गया आपके पास आधा और ये हो गया पूरा। तो n1 की आपके पास वेव समझो इस तरह की है, n1 की वेव इतनी बड़ी है, ये उसकी एक वेव है। जिसकी वेव ज्यादा होगी, वेव लेंथ ज्यादा होगी तो उसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी ना हमारे पास। तो आपके पास जो n2 है उसमें तो पूरी वेव आ रही है। अभी n3 जो आपके पास है वहां तो और आपके पास वेव लेंथ क्या होगी, डिक्रीज। ऊपर जाएंगे तो और डिक्रीज हो जाएगी, जितने पोर्शन ज्यादा आते जाएंगे तो कम होता जाएगा ना आपके पास। अगर आप n7 तक पहुंच गए, कहां तक पहुंच गए, n7 तक पहुंच गए तो आपके पास 7 पार्ट्स होंगे उसमें। ये एक पार्ट हुआ, ये 2, 3, 4, 5, 6, ये 7, थोड़ा सा रैंडम बन गया आपके पास। तो आपके पास 7 पार्ट मैंने लगाए हैं तो वेवलेंथ और कम हो गई है। वेवलेंथ क्या हो गया, और कम, उस वेव्स का, पूरी वेव्स का साइज और कम हो गया।
तो एनर्जी क्या हो जाएगी फिर, ज़्यादा हो जाएगी। तो ये फार्मूला उसी चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा है, तमाम को आपके पास एक्सप्लेन कर रहा है, पार्टिकल्स को, और उसके स्क्वायर के साथ एक्सप्लेन कर रहा है। किस चीज़ के साथ एक्सप्लेन कर रहा है, स्क्वायर के साथ एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक हो गया। लेकिन हमने यहाँ पर जिस चीज़ को डिस्कस करना था वो कुछ और भी था आपके पास। वो क्या था, पहले तो मैं इसको निकाल दूँ यहाँ से। ये तो एक रैंडम सी जनरल सा पार्ट था आपके पास। ये डायग्राम आ रही है, वापस आ रही है डायग्राम, लेकिन कुछ और तरीके से आएगी वापस। देखिए यहाँ पर हम फर्दर डिस्कस करते हैं सिमेट्री को, इसके सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल बिहेवियर को, सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल बिहेवियर को, इसी ग्राफ को आपके पास। सबसे पहले तो आपके पास हम यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिख देते हैं कि दिस इज द formula of energy of a particle present in a box of one dimension। ठीक हो गया, ये तो उस चीज़ का फार्मूला आ गया। और इसमें हमें बता रहा है कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एन स्क्वायर, क्योंकि एच भी कांस्टेंट, एट भी कांस्टेंट, एम भी कांस्टेंट और एल भी कांस्टेंट। एन को आपके पास एक लिहाज से एक्सप्लेन कर रहा है। ये एनर्जी का फार्मूला, बोर की एनर्जी का फार्मूला भी आप चेक करेंगे वो इससे मुख्तलिफ होगा, वो इससे क्या है, चेंज आपके पास। ये क्वांटम का हमारे पास, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं उस ग्राफ की सिमेट्री को और एसिमेट्री को, और उसकी ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम वैल्यू को। देखें आपके पास, ये आपके पास आया, ये किसको शो कर रहा है, n इज इक्वल टू 1 को शो कर रहा है ना, यानी कि n की वैल्यू 1 होगी। n की वैल्यू क्या होगी, 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा। तो इसका मतलब है इसकी एनर्जी की वैल्यू जो हमारे पास आएगी वो इज इक्वल टू किसके बराबर होगी, h स्क्वायर अपॉन 8ml स्क्वायर के बराबर। मतलब h की वैल्यू कितनी होती है, 6.626 10⁻⁻34 फिक्स है, प्लांक्स कांस्टेंट है। h की वैल्यू फिक्स है, प्लांक्स कांस्टेंट है 6.626 10⁻⁻34। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या है, फिक्स है 9.1 10⁻⁻31। L आपके पास लेंथ है, बॉक्स की लेंथ 1 मीटर आप ले रहे हो, 2 ले रहे हो, उस हिसाब से आप इसकी कैलकुलेशन कर लोगे तो जवाब आ जाएगा आपके पास। ये पहला हो गया। दूसरा आपके पास इसका मैं बना रहा हूं पार्ट सेकंड, n इज इक्वल टू किसके बराबर है, 2 के। अब n की वैल्यू 2 लगाएंगे तो 2 जब n की जगह पर लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, नीचे क्या मौजूद है, 8, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, यानी कि E की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, h स्क्वायर और 4 2 ज़ा 8, यानी कि 2ml स्क्वायर। ये सेकंड आपके पास एक लिहाज से जो उसका पार्ट है उसकी एनर्जी आपके पास आ जाएगी, ठीक है ना। और अगर आप इसके थर्ड की मालूम करना चाहते हो, ऐसे हो जाएगा, n इज इक्वल टू किसके बराबर है, 3। थर्ड का मालूम करना चाहते हो तो n की जगह पर अभी 3 लगाओगे तो 3 का स्क्वायर 9, 9 8 से कैंसिल तो नहीं होता मेरा ख्याल है, तो इसलिए इसके एनर्जी की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो। 9 आप लिखोगे, h स्क्वायर लिखोगे, नीचे क्या आ जाएगा 8ml स्क्वायर, ठीक हो गया। फिर इसी तरीके से अगर मैं 4 को मालूम करना चाहता हूं, ये 4 हो गया, n इज इक्वल टू 4। अब क्या जवाब आएगा इसका, ऊपर 16 आएगा, नीचे 8 है, 8 2 ज़ा 16, यानी कि 2 हो जाएगा, h स्क्वायर हो जाएगा, नीचे m और l स्क्वायर खाली बच जाएगा, 8 कैंसिल हो गया। ये तो मैंने वैल्यूज लिख ली है इसकी। अब इसमें हमने इसको एक्सप्लेन भी करना है कि इनमें कौन सा आपके पास सिमेट्रिकल है, कौन हमारे पास अनसिमेट्रिकल है या एंटी सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल्स का मतलब ये है कि जब आप उसको दरमियान से कट करो तो इक्वल पार्ट बन दो। तो फर्स्ट वाला आपके पास सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल है। सेकंड वाला सिमेट्रिकल है, थर्ड वाला सिमेट्रिकल, फोर्थ वाला सिमेट्रिकल है, क्लियर है।
नहीं है, पूरा आधा कट जाएगा आपके पास। देखिए हमारे पास अगर आप इसको कट करते हो तो इक्वल पार्ट्स का मतलब ये है कि आपके पास पॉजिटिव और पॉजिटिव, नेगेटिव और नेगेटिव बराबर हो। फर्स्ट वाला सिमेट्रिकल है लेकिन सेकंड वाला सिमेट्रिकल नहीं है। सेकंड वाला सिमेट्रिकल नहीं है क्योंकि एक उसका पार्ट पॉजिटिव होगा, दूसरा पार्ट, एक क्रस्ट है दूसरा ट्रफ है, बराबर कैसे हो सकता है? हाँ सेम होगा तो फिर आप उसको कहेंगे इक्वल इक्वल आएगा। तो फर्स्ट आपके पास जो, अगर मैं इसको दरमियान से कट करता हूँ फर्स्ट वाले को, तो इस साइड पर भी पॉजिटिव है तो इस साइड पर भी ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। अगर इस वाले को मैं दरमियान से कट करता हूं तो ये साइड पॉजिटिव है और ये साइड, तो ये सिमेट्रिकल तो नहीं हुआ आपके पास। क्योंकि सिमेट्रिकल कैसे नहीं हुआ कि उसके आपके पास दो एक्सिस हैं, एक एक्स पॉजिटिव है और एक एक्स नेगेटिव आपके पास है, तो सिमेट्रिकल तो नहीं हुआ आपके पास, सेम पर तो नहीं मौजूद है। थर्ड वाला जो आपके पास है, जब मैं इसको कट करता हूं, इसको कट करता हूं, इसके दरमियान में एक लाइन लगा देता हूं ताकि आपको थोड़ा क्लियर हो जाए। दरमियान में कट करता हूं तो इसका ये पार्ट पॉजिटिव, ये पार्ट भी इधर क्या है, आधा नेगेटिव है और आधा नेगेटिव है, तो ये सिमेट्रिकल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, सिमेट्रिकल, यानी कि एनर्जी सिमेट्रिकल्स रहेगी। क्या रहेगी, सिमेट्रिकल। ऊपर वाला पार्ट्स आपके पास जो मौजूद है, अभी इसको अगर हम कट करें तो ये इसका पॉजिटिव है, ठीक है ना, क्योंकि दो दो हमारे पास है ना, दो इस साइड पर है और दो अगर दरमियान से ऐसे कट किया जाए तो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, मेरा ख्याल सिमेट्रिकल होगा। सिमेट्रिकल है कि नहीं है, क्योंकि जितना उस साइड पर है उतना उस साइड पर भी आपके पास मौजूद है। अब ये सिमेट्रिकल और आपके पास एंटी सिमेट्रिकल्स का क्या रोल है, ये एनर्जी से बहुत अहम आपके पास एक लिहाज से ताल्लुक रखता है। वो कैसे, जो सिमेट्रिकल है तो उसकी पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू बराबर आ रही है, पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू, तो उसका टोटल रिजल्ट किसके बराबर होगा, ज़ीरो के बराबर हो जाएगा। तो हमारे पास ये फार्मूला फेल हो जाएगा, ये फार्मूला क्या हो जाएगा, फेल। हम सिंपल साइज से आपके पास इसका मतलब इसकी कैलकुलेशन नहीं कर सकते, हमें क्या करना पड़ेगा, फिर साई का स्क्वायर लेना होगा। ये जो आपके पास वेव जा रही है, इस वेव का क्या लेना होगा, स्क्वायर। अगर स्क्वायर लेंगे तो माइनस वाला भी किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में चेंज हो जाएगा। तो इस लिहाज से जब माइनस वाला भी प्लस में चेंज हो जाएगा, अगर मैं n4 का ग्राफ बनाऊं तो n4 का ग्राफ कुछ इस तरीके से फिर बनना चाहिए, ऐसे, चार दाने है ना, ऐसे। अगर स्क्वायर ले लिया जाए, नेगेटिव वाले भी जो मौजूद हैं तो ये भी किस में चेंज हो जाएंगे, तो ग्राफ में सारा कुछ ऊपर आ जाएगा। तो अब आपके पास वैल्यू कभी भी जीरो में नहीं आएगी। तो हम साई की वैल्यू को अब यहाँ पर एक्सप्लेन थोड़ा सा करते हैं कि साई की वैल्यू अगर आपके पास सिंगल ली जाती है तो उसमें पॉजिटिव भी आता है और नेगेटिव भी आता है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव, और उसका नेट रिजल्ट इक्वल टू क्या हो जाता है, जीरो। इसलिए हमें उसका क्या लेना पड़ता है, स्क्वायर लेना पड़ता है। क्लियर होगी बात। तो ये हमारे पास टॉपिक आ जाता है, यहाँ तक तो इसकी डेरिवेशन है जो आपने जहन में रखनी है जी। देखिए हमने जब वहाँ पर साई का स्क्वायर लिया था, साई का दो दफ़ा डेरिवेटिव लिया था, तो उसका जो इंजन वैल्यू दो दफ़ा आई थी वो आपस में मल्टीप्लाई हुई थी तो स्क्वायर हो गई थी। बॉक्स के लिहाज से कोई मतलब नहीं है, डेरिवेशन की वजह से स्क्वायर आया है आपके पास, कैलकुलेशन की वजह से। और एल की वैल्यू आपके पास 1 मीटर है तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 मीटर है तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। और वो जो आपके पास आएगा स्क्वायर तो सबके लिए एक जैसा आएगा ना, n1 के लिए भी वही होगा, n2 के लिए भी स्क्वायर है तो सबके लिए स्क्वायर आपके पास तमाम पार्टिकल के बिहेवियर के लिए सेम आपके पास आ जाएगा। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास आपके पास नेक्स्ट एक डेरिवेशन है एनर्जी की जो कंप्लीट होती है। तो कोई क्वेश्चन है तो बेशक आप पूछ सकते हैं।